नमस्कार दोस्तों, आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले आंग्ल और मैसूर के बीच में क्या संबंध था उसके बारे में विस्तारपूर्वक डिस्कस कर लिए थे और किस तरीके से मैसूर का साम्राज्य जो है पूरी तरीके से अंत कर दिया गया 1799 में, और 1799 के बाद फिर मैसूर पे सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की थोप दी गई, जिसके बाद मैसूर भी पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया था। और उसी समय जो एक महत्वपूर्ण शक्ति बढ़ रही थी वो एक मराठा साम्राज्य भी था। मराठा साम्राज्य में किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपनी नीति चलाई, क्या उसमें उनके समीकरण रहे, कैसे समीकरण बदले और किस तरीके से मराठा भी अंत में जा कर के समाप्त हो गए, स्वाहा हो गए और अंग्रेज़ों की सत्ता मराठा के ऊपर भी स्थापित हो गई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मराठा साम्राज्य अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में देख करके पढ़ा जा सकता है उसे। एक मध्यकाल का मराठा साम्राज्य जिसमें शिवाजी और उनके दो बेटे जो संभाजी हैं और राजा राम हैं उनके बारे में अध्ययन करना, और शिवाजी का और संभाजी राजा राम इनका औरंगजेब के साथ क्या संबंध था, साहू जी का औरंगजेब के साथ क्या संबंध था। एक तो इस तरीके से अध्ययन करेंगे तो ये मध्यकाल का इतिहास हो जाएगा। और एक अध्ययन तो ये है कि कैसे जो पेशवा वाला मराठा साम्राज्य में ही पहले जो छत्रपति शिवाजी हुआ करते थे उनके वंशज, यानी जो मराठा साम्राज्य के जो भोंसले वंश था वो चल रहा था, लेकिन साहू जी के बाद वो जो भोंसले वंश है उसको धीरे से समाप्त कर दिया साहू जी ने, और पेशवा जो एक पद हुआ करता था मराठा साम्राज्य में, खास करके शिवाजी और संभाजी के समय में, तो उस पेशवा पद को साहू जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के रूप में रूपांतरित कर दिया था, जिसके कारण से जो छत्रपति वाला जो पद होता था, जो शिवाजी के वंशज जिस पदवी को संभालते थे या मराठा साम्राज्य का पूरा प्रतिनिधित्व करते थे, वो पूरा का पूरा जो शक्ति है वो पेशवा के अंदर में आ गया था। तो किस तरीके से छत्रपति, फिर उसके बाद पेशवा में भी 3-4 पेशवा हुए, उनका क्या काम रहा और कैसे उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया अपने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज पूरा बोर्ड पे लिख दिए हैं सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट, तो आराम से बताने में, समझने में, समझाने में आसानी होगी। तो आज का टॉपिक है मराठा साम्राज्य। इसमें शिवाजी का सबसे पहला नाम आता है क्योंकि मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी और इनको छत्रपति शिवाजी कहते हैं, वीर शिवाजी कहते हैं। और ये मराठा में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। और जो महाराष्ट्र है वहाँ की जो पार्टी है जो कि हिंदू को ज़्यादा प्रमोट करती है या हिंदुत्व को ज़्यादा प्रमोट करती है, शिवसेना करके एक पार्टी है, तो शिवसेना पार्टी भी शिवाजी के सिद्धांतों, विचारों से कहीं ना कहीं प्रेरित हुई दिखाई पड़ती है। और शिवाजी का वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता बनी रहती है और उनकी चर्चा हमेशा ही महाराष्ट्र के चुनाव के समय बनी रहती है। तो यही शिवाजी हैं जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना पूरी तरीके से कहें की थी, और ये वास्तविक रूप से मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे जिनका नाम है शिवाजी। और शिवाजी का जन्म अगर देखें तो सन 1727 में हुआ था। सन 1727 में शिवनेर में हुआ था। शिवनेर महाराष्ट्र में एक स्थान है और शिवनेर के नाम पर ही इनका नाम जो है शिवाजी पड़ा था। इनको छत्रपति की पदवी भी दी जाती है, छत्रपति शिवाजी बोलते हैं इनको। तो शिवनेर में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। और वनडे एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, राज्याभिषेक कब हुआ था, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन करके बहुविकल्पी टाइप का पूछ लेते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। इनका जन्म 1727 में हुआ था शिवनेर में, जो कि महाराष्ट्र में एक स्थान है। इनके पिताजी का नाम शाहजी था, शाहजी। और शाहजी ने जो जिस वंश से ताल्लुकात रखते थे उसका नाम था भोंसले वंश, या ये कहें कि भोंसले वंश की इन्होंने स्थापना की थी। शाहजी भोंसले इनका पूरा नाम है। और इनका पूरा नाम कह लें शिवाजी का तो छत्रपति शिवाजी शाहजी भोंसले, यानी छत्रपति पहले उनकी पदवी लग गई, फिर शिवाजी शाहजी भोंसले, ये पूरा नाम है शिवाजी का। तो कुल मिलाकर के शिवाजी का जन्म 1727 में शिवनेर में हुआ था, महाराष्ट्र में एक स्थान है, और शिवनेर नाम के स्थान के नाम पर उनका नाम भी शिवाजी पड़ा था। इनके पिताजी का नाम जो है वो शाहजी भोंसले था, इसीलिए
पहले किस्म में क्या था, जो पुत्र का नाम होता था पहले उसका अपना नाम होता था, उसके बाद उनके पिताजी का नाम जुड़ जाता था। तो शिवाजी का पूरा नाम अगर देखें तो इनका नाम था छत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले, और शिवाजी की माता जी का नाम था जीजाबाई। और इनके दो प्रकार के गुरु थे। एक थे राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु मतलब ऐसे गुरु जो उनको राजनीति के क्षेत्र में किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार करें उसका ज्ञान देते थे। तो राजनीतिक गुरु पूछा जाता है ये भी प्रश्न, तो दादाजी कोंडदेव थे, ये राजनीतिक गुरु थे, दादाजी कोंडदेव। और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो संत रामादास जो थे, रामादास जी, वो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। अब पत्नी की बात करें तो छत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले जी की 7 पत्नियां थीं। 7 पत्नियों में एक पत्नी थी साईबाई, जिनसे इनका सबसे पहले विवाह हुआ था, उनका नाम था साईबाई। साईबाई से इनका विवाह 1640 में हुआ था। और एक इनकी पत्नी और थी सोयराबाई। तो साईबाई और सोयराबाई ये 2 पत्नियां मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। तो साईबाई के साथ पहला विवाह हुआ था 1640 में, और सोयराबाई जो थी इनकी दूसरी पत्नी थी जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। इनका राज्याभिषेक जो था वो 6 जून 1674 को 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। महाराष्ट्र से एक प्रकांड पंडित को बुलाया गया था इनके दरबार में, और वो जो वाराणसी है, वाराणसी के एक प्रकांड पंडित थे, वाराणसी से एक पंडित को बुलाया गया था। उस पंडित ने छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 में किया था। अगर देखा जाए तो ये मराठा में जो अपना काम कर रहे थे, गोरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा औरंगजेब से युद्ध लड़ रहे थे और भी लोगों से युद्ध लड़ रहे थे ये, लेकिन उस समय ये अपने आप का राज्याभिषेक नहीं कर रहे थे, यानी राजनीतिक रूप से कोई पदवी है या कोई साम्राज्य है ऐसा ये उसका प्रमोट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने राज्याभिषेक अब करवा लिया तो एक तरीके से कह लें कि ऑथेंटिक रूप से या आधिकारिक रूप से ये अपने आप को स्थापित किए 6 जून 1674 को। और इसी के 6 साल बाद 3 अप्रैल 1680 को इनका देहावसान हो गया। और जब इनका देहावसान हुआ 6 अप्रैल 1680 को जब इनका देहावसान हुआ तो इनकी एक पत्नी और थी जिनका नाम था पुतली बाई। तो पुतली बाई जो थी, इनकी जब मृत्यु हो गई थी 1680 में, तब इन्होंने सती प्रथा के तहत अपना सती कर लिया था। एक चीज़ ध्यान देना है, ये 1680 यहाँ पर है, इनका जन्म जो है वो 1627 में हुआ था, 1727 बाई मिस्टेक लिख उठा है, 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1680 में इनका मृत्यु हुआ था। फिर से ध्यान दे लें कि 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कुल मिला के देखें तो 30, 50, 53 साल ये रहे थे और अपने राज्याभिषेक होने के 6 साल तक ये अपने पद पर रहे थे। 1627 में इनका शिवनेर में जन्म हुआ था और शिवनेरी देवी एक देवी थी, उनके नाम पर इनका नाम शिवाजी पड़ा था और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो पुतली बाई, इनकी 7 पत्नी थी, 7 पत्नी में एक पत्नी थी पुतली बाई। पुतली बाई ने सती प्रथा के तहत अपना सती कर दिया था, यानी कि शिवाजी के चिता पर ये जिंदा लेट गई थी और अपना सती प्रथा सती कर ली थी, मतलब सती हो गई थी। एक होता है जौहर प्रथा, यहाँ पर लिखा हुआ है जौहर। जौहर मतलब ये होता है कि पहले जब जो सैनिक थे या जो सेनापति वगैरह थे वो जब युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तो वहाँ पे हो सकता है कि उनका वहाँ पे मृत्यु हो जाए, शहीद हो जाए या मर जाए, मृत्यु हो जाए, देहावसान हो जाए। तो उनकी जो पत्नियाँ हुआ करती थीं, सैनिकों की या सेनापतियों की या राजाओं की जो पत्नियाँ हुआ करती थीं, जब उनको ये सूचना मिल जाती थी कि उनके जौहर जो हैं, उनके जो पति देव हैं वो युद्ध भूमि में मरणासन हो गए हैं, मर गए हैं, तब एक बात का डर होता था कि जो विपक्षी पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, वो कहीं आकर के उनके सैनिक आकर के कहीं उनके साथ गलत कृत्य ना करें, दुष्कर्म ना करें। तो इस डर से वो अग्निकुंड में कूद जाया करती थी और अग्निकुंड में कूद करके अपने आप को सती कर लेती थी। एक तरीके से सती प्रथा होता है जब कोई औरत है वो अपने मृत पति के चिता पर जल करके मर जाते थे, तो वो होता था सती प्रथा। लेकिन जब ये पता चले कि रणभूमि में उनके पति का देहावसान हो गया है, तब वो अग्निकुंड में खुद जा करके अकेले जल जाते थे, उसको बोलते थे जौहर प्रथा। और दो की दोनों प्रथा अपने आप में गलत थी। और जब मराठा साम्राज्य का पतन हुआ
तो 1830 के आसपास जो है सती प्रथा और तरह तरह की प्रथा जो है उसको समाप्त भी किया गया। राजा राम मोहन राय जो कि बंगाल में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, समाज सुधारक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था और सती प्रथा को अंत कराने के क्षेत्र में भी काम किया था। अब उत्तराधिकार आते हैं। जब 1680 में, जब 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार पर कौन आया? तो इनके 2 पुत्र थे। एक छोटा जो इनका बेटा था उनका नाम था राजा राम और एक बड़ा बेटा था, बड़े बेटे का नाम था संभाजी। तो 1680 में जब मृत्यु हुई तो संभाजी जो है तुरंत जो है गद्दी पर आ गए और 1680 से 89 तक संभाजी अपने पद पर काम करते रहे। लेकिन इनके जो दरबारी वगैरह थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि इनको मतलब शिवाजी का उत्तराधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि संभाजी बड़े बेटे थे तो उत्तराधिकार तो इन्हीं को होना चाहिए, लेकिन संभाजी को कोई मान नहीं रहा था। लेकिन फिर भी 9 साल तक ही रहे। इनके दरबारी, इनके परिवार वाले, खुद ही राजा राम जो है इनके छोटे भाई, इस बात का खुद ही विरोध कर रहे थे कि संभाजी जो है उत्तराधिकार के पद पर ना आए। तो सभी लोगों का विरोध हो रहा था। तो एक इनका विश्वासी मित्र कह लें जिसका नाम था कवि कलश, और ये जो शब्द है ये परीक्षा में पूछा जाता है कि संभाजी का विश्वासी मित्र कौन था। तो संभाजी का विश्वासी मित्र कवि कलश था और इसको अपने जो उसका पूरा पैटर्न था प्रशासन करने का, उसका सबसे बड़ा अधिकारी, सर्वाधिकारी या सबसे बड़े पद पर कवि कलश को नियुक्त किया था संभाजी ने। और इनके बारे में एक चीज़ ये जान लें कि संभाजी जो है उनका थोड़ा बहुत टकराव औरंगजेब से भी हुआ करता था और औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम था अकबर। औरंगजेब का एक बेटा था अकबर। तो अकबर का अपने पापा यानी औरंगजेब से जो है ठनी रहती थी, अपने पिता से ही नहीं बनती थे। तो अकबर जो है, एक तो अकबर है वो वाला अकबर जो हुमायूं का बेटा अकबर है, लेकिन एक अकबर है जो औरंगजेब का बेटा अकबर है। तो ये अकबर औरंगजेब के बेटे वाला अकबर है। तो इस अकबर की अपने पिता औरंगजेब से नहीं बनती थी। तो 1689 के आसपास जो है अकबर अपने पिता के वहाँ से भाग करके संभाजी की शरण में आ गया। तो संभाजी ने अकबर को अपनी शरण में लिया, जिसके कारण से औरंगजेब बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो गए और औरंगजेब जो इनकी राजधानी थी जिसका नाम है रायगढ़, संभाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़। तो रायगढ़ पे 1689 में जो है औरंगजेब ने इस पर आक्रमण कर दिया। रायगढ़ पर 1689 में औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया और संभाजी को मार डाला, संभाजी की हत्या कर दी। तो संभाजी का खेल यहाँ पर हो गया समाप्त 1689 में। अब जब संभाजी को मार दिया तो संभाजी की जो मम्मी थी जिनका नाम है साईबाई। साईबाई कौन थी? तो साईबाई शिवाजी की पहली पत्नी थी जिसका विवाह 1640 में हुआ था। तो उन्हीं साईबाई से बच्चा जो हुआ था जिनका नाम है संभाजी, उन संभाजी की मृत्यु जब 1689 में हो गई थी तो साईबाई यानी शिवाजी की पत्नी यानी कि संभाजी की मम्मी, उनको जो है एक तरीके से अपहरण कर लिया या उनको उठा ले गए। 1689 में औरंगजेब रायगढ़ पर आक्रमण किए, संभाजी को मार डाले। संभाजी की मम्मी साईबाई और संभाजी का एक बेटा था जिसका नाम है साहू जी, और साहू जी की उम्र उस समय 7 साल की थी। तो साहू जी संभाजी का बेटा था यानी कि शिवाजी का एक तरीके से नाती था और उस समय उसकी उम्र 1689 में 7 साल की थी। तो 1689 में साहू जी और साहू जी की कह दादी साईबाई, इन दोनों को अपहरित कर लिया था और औरंगजेब ने अपने किले में इनको काफ़ी समय तक बंद करके रखा था। किसको? साहू जी को। और 1689 में इनको बंद किया था अपने किले में। ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि औरंगजेब की गिरफ्त में साईबाई और साहू जी वगैरह थे, लेकिन औरंगजेब ने कभी भी धार्मिक रूप से या अन्य कारणों से कभी भी प्रताड़ित या उनको अपमानित नहीं किया या कोई गलत सलूकी नहीं की। ऐसा भी पढ़ने को मिलता है पुस्तकों में, जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उससे। तो अपहरित किया लेकिन कोई गलत काम उनके साथ नहीं किया। जब 1689 में ये सारा खेल समाप्त हुआ
तब राजा राम जो है वो 1689 में गद्दी पर आ गए। यानी 1627 में इनका जन्म हुआ था शिवाजी का, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी, 1680 से 89 तक संभाजी पद पर आ गए थे, और 1689 में जब औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया था, संभाजी को मार दिया, साईबाई को और साहू जी को अपहरित कर लिया, तो उसके बाद जो उसका छोटा बेटा था शिवाजी का, यानी कि संभाजी का छोटा भाई जिसका नाम है राजा राम 1689 से सन 1700 तक संभाजी का स्थान लिया। और राजा राम ने अपनी राजधानी सतारा बनाई, संभाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी, और रायगढ़ पर आक्रमण हो गया था 1689 में। तब जब राजा राम पद पर आया तो 1689 में इसने अपनी राजधानी बदल दी, सतारा रख दिया अपनी राजधानी, और सतारा बाद में सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने अधीन भी कर लिया था। तो सतारा में अपनी राजधानी बनाई, और 1689 से 1700 तक यानी कि 11 साल तक जो राजा राम हैं वो इस पद पर काम करते रहे। और राजा राम को डर था कि अगर हम ज़्यादा साम्राज्य विस्तार का काम करेंगे तो औरंगजेब जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, और जिस तरीके से मेरे बड़े भाई संभाजी को मार दिया है, संभाजी बड़े योग्य थे, कुशल थे, उन्होंने भी छापामार पद्धति ये सब अपना करके एक तरीके से साम्राज्य विस्तार किया था। लेकिन जब संभाजी की मृत्यु हो गई तो उनको थोड़ा सा डर होने लगा कि अगर हम ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करेंगे तो कहीं औरंगजेब हमारे ऊपर भी आक्रमण न कर दें, तो ये डरा हुआ था। इनके बारे में एक तथ्य ध्यान रखें, इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। कुछ लोग बताते हैं कि ताराबाई जो इसका बेटा है, राजा राम की पत्नी है ताराबाई, और राजा राम का बेटे का नाम है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड, क्योंकि शिवाजी द फर्स्ट तो ये हैं छत्रपति शिवाजी, और इनका नाम भी शिवाजी रख दिए थे अपने दादा के नाम पर ही, इसलिए इनको शिवाजी द्वितीय कहा जाता है, यानी कि दूसरे वाले शिवाजी। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिवाजी की पत्नी माता का नाम ताराबाई नहीं है बल्कि संरक्षिका है वो। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई था और ताराबाई का बेटा शिवाजी द्वितीय था, यानी कि राजा राम का बेटा शिवाजी द्वितीय था। तो ये दोनों जो हैं सन 1700 से 1707 तक मिल करके जो औरंगजेब है उसके विरुद्ध काम किए, यानी मुगलों के खिलाफ काम किए। फिर से आराम से समझ लें इसको कि सन 1689 से 1700 तक जो है राजा राम 1689 से 1700 तक राजा राम काम किए, लेकिन ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं किए, डरे हुए थे, दुबके हुए थे। 1700 में राजा राम की हो गई मृत्यु। 1700 में जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी थी ताराबाई और इनका बेटा था शिवाजी द्वितीय। इन दोनों ने 1700 से लेकर 1707 तक मराठा शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया। और ध्यान रहे कि 1689 में जो है साहू जी कैद हो चुके थे। साहू जी जो कि संभाजी के बेटे हैं, यानी कि साईबाई के एक तरीके से नाती हैं, वो दो के दोनों कैद हो गए थे 1689 में। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद साहू जी को जो है छोड़ दिया गया। अब जब साहू जी को छोड़ दिया गया, 1689 में कैद हुए थे, 1707 में छोड़ दिया गया, यानी उस समय उम्र कितनी हो गई होगी? 11 7 18 साल। यानी अब 18 साल की उम्र में साहू जी जो हैं वो जेल से रिहा हो गए, औरंगजेब की कैद से रिहा हो गए, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। अब जैसे ही 18 साल की उम्र में साहू जी कैद से रिहा हुए, अब 1689 से 17 साल 18 साल, 18 साल की उम्र में जैसे ही साहू जी रिहा हुए तो इनकी जो चाची हैं जिनका नाम है ताराबाई, ताराबाई एक तरीके से चाची हुई, क्योंकि साईबाई और ताराबाई ये एक तरीके से चाची कह लें, लगभग चाची का संबंध बनेगा। तो साहू जी और ताराबाई इन दोनों के बीच में ठन गई कि अब मराठा शक्ति पे कौन आएगा, क्योंकि 1707 में साहू जी बाहर आ चुके हैं, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। तो साहू जी और ये जो ताराबाई हैं जो कि सन 1700 से 1707 तक पद पर थी, उनके बीच में ठन गई
कि अब मराठा साम्राज्य पर कौन बैठेगा। तो सन 1707 में जो है जब बाहर आए तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं खेड़ा का युद्ध, लिखा नहीं हुआ यहाँ पर। तो सन 1707 में जो है ताराबाई और साहू जी के बीच में, और ताराबाई जो थी वो कोल्हापुर से बिलोंग रखते थे। कोल्हापुर एक स्थान है गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास, कोल्हापुर। ताराबाई कोल्हापुर से ताल्लुकात रखते थे। तो कोल्हापुर की जो उनकी चाची थी ताराबाई और साहू जी, उन दोनों के बीच में 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, या कहीं कहीं खेड़ा का संघर्ष कुछ लोग बोल देते हैं। खेड़ा का संघर्ष हुआ और इसके बाद कोल्हापुर की ताराबाई यानी कि शिवाजी द्वितीय, उनका जो है स्तर बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। और सन 1707 में साहू जी आ गए वास्तविक पद पर, यानी कि अब छत्रपति वाले पद पर कौन है, तो साहू जी हैं। अब जब 1707 में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था तो मराठा शक्ति जो है दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा है सतारा। सतारा वही स्थान है जिसको राजधानी बनाया था राजा राम ने। राजा राम ने सतारा को राजधानी बनाया था, लेकिन ज़्यादा अपना विस्तार कर नहीं पाए। फिर 1700 से 1707 तक उनकी पत्नी और उनके बेटे काम चलाए, लेकिन जब कोल्हापुर में संघर्ष हुआ इनके दोनों के बीच में, तो सतारा पर पूरा पूरा कब्जा हो गया साहू जी का, जो कि 1707 से 1749 तक काम किए। 1707 से 1749 तक काम किए साहू जी। साहू जी की मृत्यु 1749 में हो गई थी, लेकिन अपने मरने से पहले ही पेशवा वंश को ये बहुत ही ज़्यादा स्थिर बना दिए थे। पेशवा वंश को, पेशवा जो एक पद होता था उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिए थे। और 1713 में सबसे पहले पेशवा का भी निर्माण इन्होंने कर दिया था। तो साहू जी सतारा को अपनी राजधानी बनाए, जो कि राजधानी राजा राम ने ही बना रखी थी। और 1707 से 1749 तक छत्रपति के पद पर ये आसीन रहे। और एक दूसरी शक्ति थी कोल्हापुर, और कोल्हापुर का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उनकी चाची ताराबाई और शिवाजी द्वितीय जो कि उनके बेटे थे। अब क्या हुआ कि 1713 में साहू जी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा योग्य, बहुत ज़्यादा कुशल या बहुत ज़्यादा साम्राज्यवादी टाइप का नहीं था, क्योंकि वैसे भी 18 साल का लड़का क्या करेगा, मतलब औरंगजेब से लड़ाई करेगा। बहुत ज़्यादा मतलब क्रूर टाइप का भी कहा जाता है औरंगजेब के बारे में। और हिंदू धर्म के विनाशक के रूप में भी उसको माना जाता है कि बहुत सारे मंदिरों को, मथुरा में, वाराणसी में बहुत सारे मंदिर तोड़वाए थे औरंगजेब ने। तो ऐसे में 18 साल का लड़का साहू जी अगर उनसे संघर्ष करेगा तो हो सकता है थोड़ा सा बचपना रहा हो तो ज़्यादा वो काम नहीं कर पाया उसमें। और 1707 के बाद 1713 में, यानी कि लगभग 7 साल बाद, 6 साल बाद, यानी जब इसकी उम्र, साहू जी की उम्र हो गई 18 से 24, जब ये 24 साल का था, यानी कि 1713 ईस्वी में जब साहू जी 24 साल का हो गया, तब इसने एक पद जो हुआ करता था पेशवा, इस पेशवा वाले पद को बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया। यानी छत्रपति साहू जी जो हैं, साहू जी महाराज, एक तरीके से छत्रपति वाले पद पर रहेंगे, एक तरीके से जैसे राष्ट्रपति भारत में होता है उस तरीके से। लेकिन जो कार्यकारी प्रधान होगा, जो कार्यकारी मुखिया होगा, वो पेशवा होगा। यानी पेशवा ही साम्राज्य विस्तार या संधि समझौते वाला काम पेशवा करेगा। पेशवा के अंडर में सारी पावर आ गई थी और छत्रपति एक तरीके से मतलब शांति तरीके से बैठा हुआ था। तो पेशवा को बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली। किसने दिलाई, तो साहू जी ने दिलाई। पेशवा पद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। और सन 1713 में पहला पेशवा कौन बना, ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि सबसे पहला पेशवा मराठा साम्राज्य का कौन बना था, तो उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का सबसे पहला पेशवा बना था। और किसने बनाया था, तो छत्रपति साहू जी महाराज ने बनाया था 1713 में, जब उसकी उम्र 24 साल की हो गई थी तब। और ये 1720 तक अपने पद पर रहा। 1720 में जो बालाजी विश्वनाथ है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1720 में। और इनको द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि पहले संस्थापक जो है वो छत्रपति शिवाजी शाहजी भोंसले महाराज जी को कहा जाता है।
वो मराठा साम्राज्य के पहले संस्थापक थे वास्तविक। लेकिन संभाजी, राजा राम, ताराबाई, शिवाजी द्वितीय, साहू जी महाराज ये अच्छे से काम नहीं कर पाए। और 1713 में जब पेशवा का गठन कर दिया गया या पेशवा को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया, तो बालाजी विश्वनाथ ने अपने साम्राज्य का बहुत अच्छी तरीके से विस्तार करने का प्रयास किया। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे और बहुत ही ज़्यादा योग्य, कुशल थे, ज्ञानी थे। और जिस समय मराठा साम्राज्य एक तरीके से पतनावस्था में था, उस समय इन्होंने मराठा साम्राज्य को उठाने का भरसक प्रयास किया और अपनी सीमाएं जो हैं वो उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में और बंगाल की खाड़ी की दिशा में भी इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन इनका कार्यकाल बहुत कम था। 1713 1720 में, यानी कि 7 साल की उम्र में जब इनकी मृत्यु हो गई, तो ज़्यादा ये मतलब और ज़्यादा जो काम कर सकते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इनको दूसरा वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। इन्होंने एक काम जो किया 1719 में, फर्रुखसियर जो कि दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ था, उसका तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट को अंग्रेजी में को बोलते हैं, COUP। तख्ता पलट को अंग्रेजी में को बोलते हैं। इसको काउप, इसको कूप वगैरह नहीं पढ़ते, इसको को पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको कू भी पढ़ देते हैं। तो तख्ता पलट कर दिया और वहाँ पर सैयद बंधु को बैठा दिया। तो 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर का तख्ता पलट कर दिया था, को कर दिया था। और सैयद बंधु 2 भाई थे, तो सैयद बंधु को दिल्ली के तख्त पे आसीन कर दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा योग्य इनको नहीं कह सकते, सैयद बंधु को भी। तो फर्रुखसियर के बारे में एक तथ्य पता होगा। फर्रुखसियर सन 1717 में एक फरमान निकाले थे। ये वही फरमान है जिस फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल में निर्मुक्त जो है फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल गया था। वही फर्रुखसियर हैं जो कि 1717 में दिल्ली सल्तनत के पद पर आसीन थे। उन्हीं को उसी के 2 साल बाद, यानी कि 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने उनका तख्ता पलट कर दिया। तख्ता जो है उनका मराठा साम्राज्य के हाथ पे ही था, वैसे हिलाए और फर्रुखसियर गिर गए। और फर्रुखसियर जब गिरे तो उस पर किसको बैठा दिया? सैयद बंधु को बैठा दिया। और हालिया एग्जाम्पल जो तख्ता पलट का है वो म्यांमार में भी देखा जा सकता है। म्यांमार जो कि भारत के उत्तर पूर्व दिशा में भारत का पड़ोसी देश है, जिसकी सीमा की लंबाई 1458 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर के आसपास। और म्यांमार की सीमा भारत से लगती है 4-5 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों से लगती है। तो वहाँ पर भी जो आंग सान सू की थी, जो कि वहाँ की एक तरीके से प्रधानमंत्री जैसा हम पद कह लें, और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे विन मिंट करके, उनका वहाँ की जो सेना वाला एक पार्टी है, सॉलिडेरिटी पार्टी करके बोलते हैं, उन्होंने नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो कि आंग सान सू की पार्टी थी, उसका तख्ता पलट कर दिया। उसी तरीके से 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर का तख्ता पलट कर दिया और सैयद बंधु को बैठा दिया। एक चीज़ ये समझें कि दिल्ली की संधि 1719 में जब तख्ता पलट कर दिया तो दिल्ली की संधि हो गई, यानी सैयद बंधु अब उस पे तख्ते पे आ गए। तो सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच में एक संधि हुई सहयोग के रूप में कि दिल्ली जो है उनका सहयोग करेगा। एक तरीके से सैयद बंधु जो हैं उनके कह लें पिट्ठू टाइप के थे। पिट्ठू जैसे मीर जाफ़र थे, प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र जिस प्रकार से पिट्ठू बन गया था अंग्रेज़ों का, मीर कासिम जिस प्रकार से पिट्ठू बन गया था अंग्रेज़ों का, उसी तरीके से सैयद बंधु को जब बालाजी विश्वनाथ ने बैठाया था तो ये भी पिट्ठू बन गए थे मराठाओं के। और इन्होंने एक संधि करी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि 1719 में दिल्ली की संधि हुई थी मराठों और सैयद बंधु के बीच में। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दिल्ली की संधि को मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि सन 1719 में बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच में हुआ था। तीसरा इन्होंने एक काम किया, चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे मराठा साम्राज्य में। चौथ था जिस क्षेत्र में मराठा अपना प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किए थे,
वहाँ से वो चौथ वसूल करते थे, 1/4 लेते थे वो। और जहाँ जहाँ पे उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर उनका मराठाओं का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वहाँ से वो सरदेशमुखी लेते थे। सरदेशमुखी 1/10वां हिस्सा होता है, यानी 10वां हिस्सा होता है। और जहाँ पर मराठाओं का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, वहाँ से 1/4 टैक्स कलेक्शन करते थे। फिर से एक बार रिकॉल करें, सरदेशमुखी ये 1/10वां हिस्सा होता था, और चौथ जो है 1/4 हिस्सा होता था। तो 1/10 और 1/4 में बड़ा कौन है? तो 1/4 बड़ा है। तो ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो बाहरी वाले लोग से करते थे, जहाँ पर मराठाओं का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। और कम टैक्स कलेक्शन, यानी 1/10 ही टैक्स कलेक्शन वहाँ पर करते थे जहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण मराठाओं का था। तो वहाँ से सरदेशमुखी लेते थे, और बाहरी लोगों से, जो महाराष्ट्र के बाहर या मराठा के बाहर थे, उनसे चौथ लेते थे। और यही चौथ जो है, चौथ ज़्यादा लेते थे। और बाहर जहाँ पर मराठाओं का नियंत्रण सही तरीके से नहीं था या प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, वहाँ पर चौथ लेते थे। प्रशासन जो है ज़्यादा लूट खसोट भी करता था, भ्रष्टाचारी भी थी उसमें, और प्रशासन सही तरीके से न चल पाने के कारण भी आगे जो है मराठाओं की स्थिति बिगड़ती चली गई थी, क्योंकि अपना प्रशासनिक ढांचा जो है, आर्थिक या टैक्सेशन सिस्टम ठीक प्रकार से वो लागू नहीं किए थे। खैर, चौथ 1/4 और सरदेशमुखी, चौथ लेते थे बाहरी लोगों से, सरदेशमुखी लेते थे आंतरिक लोगों से। सरदेशमुखी 1/10 हिस्सा होता था, चौथ 1/4 हिस्सा होता था। इन्होंने क्या किया कि दक्कन के अलग अलग जो इलाके थे, जैसे नागपुर है और भी क्षेत्र हैं जो दक्कन वाले क्षेत्र में आते हैं, सतारा है, मैसूर के आसपास का क्षेत्र है, जो दक्कन के इलाके थे, वहाँ पे अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त कर दिया, जिनको सरदार बोलते थे। वो सरदार चौथ और सरदेशमुखी का कलेक्शन करते थे। तो ये उनसे थोड़ी सी हम चूक कह सकते हैं, क्योंकि जब सरदेशमुखी और चौथ का कलेक्शन जो सरदार करते थे, वो भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा लिप्त थे। तो ये काम किसने किया कि दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का काम किसने दिया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने दिया था। और यही बाद में जाकर के धीरे धीरे उनकी कमजोरी भी मंदी चली गई थी। तो यहाँ पर जाकर के बालाजी विश्वनाथ 1720 में जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका भी यहाँ पर खेल समाप्त हो गया। यानी हम कह लें कि इतना हमने पढ़ लिया। इनका एक बेटा था, या हम कह लें कि बालाजी विश्वनाथ जो थे, इनका एक बेटा था बाजीराव प्रथम। इसका नाम था बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम 1720 के बाद जो है बालाजी विश्वनाथ के स्थान पर पेशवा बना बाजीराव प्रथम। और उस समय बाजीराव प्रथम की उम्र जो थी वो 20 साल की थी। और 1720 में जब पेशवा बना, तो 1720 से 1740 तक वो पेशवा के पद पर रहा, और 1740 में ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी हम ये कह लें कि 20 से 40 से अपने पद पर रहा, तो 20 साल यहाँ पर रहा, और 20 साल की उम्र में ये, यानी कि 40 साल की उम्र में बालाजी या बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। तो 1720 में कौन पद पर आया पेशवा के? तो बाजीराव प्रथम। दूसरा पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ का बेटा कौन था? बाजीराव प्रथम। सबका उत्तर वही है। और 1740 में इनकी हो गई मृत्यु। अब बाजीराव प्रथम जो है वो गोरिल्ला युद्ध में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे। शिवाजी महाराज जो थे ये भी गोरिल्ला युद्ध में बहुत ज़्यादा निपुण थे। और बाजीराव प्रथम भी गोरिल्ला युद्ध में, जो छापेमार युद्ध प्रणाली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा निपुण थे। और साहू जी महाराज जो कि सन 1707 से 1749 तक इनका कार्यकाल है छत्रपति के पद पर, उन्होंने इनको बहुत ही योग्य माना। उन्होंने कहा कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हों। तो बाजीराव प्रथम योग्य था, उसने अपने शासन का विस्तार किया। विस्तार मालवा में किया। मालवा का पठार सुनेंगे, मध्य प्रदेश के आसपास मालवा का पठार है। तो मालवा वाले क्षेत्र में बाजीराव प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गुजरात में विस्तार किया और बुंदेलखंड में विस्तार किया। बुंदेलखंड वही हिस्सा है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का दक्षिण वाला इलाका है। और एक होता है बघेलखंड। बघेलखंड वो हिस्सा है जो मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका है।
यानी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका बघेलखंड कहलाता है। तो उसी बुंदेलखंड वाले इलाके में बाजीराव प्रथम ने आक्रमण करके वो सब जीत लिया। और जब वहाँ के जो राजा उस समय थे उनका नाम था छत्रसाल। छत्रसाल को एक सहयोग चाहिए थे, एक उनके ऊपर कोई संकट आ गया था। तो छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को बुलाया था बुंदेलखंड में। और जब बाजीराव प्रथम जा रहे थे तो जब पहुँचे बुंदेलखंड में तो एक नृत्यांगना थी जिसका नाम था मस्तानी। और बाजीराव मस्तानी एक मूवी भी इसी के ऊपर बनी थी, उनकी प्रेम कथा के ऊपर। तो मस्तानी एक नृत्यांगना थे जिससे उनका एक तरीके से कह लें कि आकर्षण हुआ और उनका बाद में दोनों का विवाह हुआ। तो बाजीराव की पत्नी मस्तानी थी। गोरिल्ला पद्धति के बारे में थोड़ा सा जान लें कि गोरिल्ला पद्धति होता क्या है। गोरिल्ला पद्धति जैसे दक्कन है, महाराष्ट्र है, या उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, ये सब, त्रिपुरा वगैरह, और छत्तीसगढ़, झारखंड के इलाके जो हैं, पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी इलाका है वर्तमान का, जहाँ पे कूच बिहार और दार्जिलिंग वाले इलाके हैं, यहाँ सब छापामार पद्धति बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, मतलब सही माना जाता है। छापामार पद्धति या गोरिल्ला पद्धति क्या होता है कि जहाँ पहाड़ियाँ होती हैं, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती हैं, जंगल होते हैं, तो वहाँ पर कुछ सैनिक जाते हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी सेना नहीं जाती, कुछ टुकड़ी में सेना जाती है, टुकड़ियाँ। जब शिवाजी भी गोरिल्ला पद्धति अपनाते तो टुकड़ियाँ छोटी छोटी भेजते थे। ऐसा नहीं कि पूरी, जैसे एक मूवी आई थी जो बहुत फेमस मूवी थी दक्षिण भारत की, क्या नाम था, प्रभास जी का जो मूवी था बाहुबली। बाहुबली में क्या था कि बहुत बड़ी बड़ी सेना जाकर के युद्ध लड़ती थी, लेकिन गोरिल्ला पद्धति में छोटी टुकड़ी जाती है युद्ध करने के लिए। 5-6 लोगों की, 10-20 लोगों की टुकड़ी होती है। वो पहाड़ियों के बीच में कूद कूद के इधर उधर से दाएं बाएं कट मार के, जंगल में नदी कूद के इधर उधर जा करके बहुत टेक्निक लगा करके पीछे से वार करते थे। अब पीछे से वार करके या 2-4 लोगों को मार करके तुरंत फिर उसी में जा करके जंगल में छुप जाते थे। मतलब आराम से मारे, चालाकी से, छोटी सी टुकड़ी है, इधर उधर मारे, मिले, पूरी चालाकी से, पूरा कंसंट्रेशन बना करके ये युद्ध लड़ते थे। तो गोरिल्ला पद्धति में भी बाजीराव प्रथम को बहुत ज़्यादा निपुण माना जाता था। और इसके सबसे पहले कह लें शिवाजी जो हैं इसका शुरुआत किए थे, और शिवाजी के बाद दूसरे नंबर पे इनको ये काम करने में मज़ा आता था या करते थे। इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया, निज़ाम, और ये कब आए हैं, 1720 से 1740 में। तो ध्यान होगा जब 1707 में मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो है अस्तित्व में आने लगे थे। उसी में से एक राज्य बना था 1724 में जिसका नाम था हैदराबाद। और हैदराबाद में जिन्होंने स्थापना की थी हैदराबाद राज्य की, उनका नाम था निज़ामुल मुल्क आसफ़ जाह। तो निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। उसी हैदराबाद में जो निज़ाम थे उनसे युद्ध हुआ बाजीराव प्रथम का, करीब 2 बार युद्ध हुआ। तो निज़ाम को उन्होंने हराया। तो निज़ाम को हराया तो उनका हैदराबाद वाले क्षेत्र में भी विस्तार हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। और जब अप्रत्यक्ष रूप से विस्तार हुआ इसका मतलब कि वहाँ पर भी चौथ वसूलने लगे। चौथ मतलब 1/4 टैक्स, भू राजस्व का। और इनके बारे में जाना है कि 1733 में जंजीरा के जो सिंधी थे, सिंधी जंजीरा के सिंधियों से इनका संघर्ष हुआ और इनको भी खदेड़ दिया। इनका संघर्ष पुर्तगालियों से भी हुआ और सिलसिट और बस्सीन को बसई भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, बसई। तो सिलसिट और बस्सीन या बसई में पुर्तगालियों को हरा करके वहाँ पर भी इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुर्तगाली कौन थे? तो वो स्पेन के दक्षिण में, स्पेन के बगल में ही, स्पेन के कह लें कि पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। वहाँ से 1498 में वास्को डी गामा आए थे। और ये दक्षिण भारत में जो कोचीन वाला इलाका है, दमन एंड दीव है, दादर नगर हवेली है, जो कि मराठा वाले इलाके में ही पड़ता है, वहाँ सब पुर्तगालियों का नियंत्रण था। तो बाजीराव प्रथम है, इनका युद्ध पुर्तगालियों से भी हुआ। सिलसिट और बस्सीन वाला इलाका
पुर्तगालियों से जीत लिया। ये अपना विस्तार दक्षिण में भी किए, पुर्तगालियों को भी हराए, सिंधियों को भी हराए, सब जगह इनका विस्तार किए। गुरिल्ला पद्धति में निपुण भी थे और 20 साल के छोटे से कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारा अपना साम्राज्य विस्तार किया चारों तरफ। लेकिन प्रशासनिक जो कार्यवाही थी, प्रशासन को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक प्रकार से वो चला नहीं पाए, क्योंकि उनके जो पापा थे बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ ने वो जो दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के लिए जो अलग अलग सरदारों का गठन किया था, उन सरदारों को नियंत्रित करने के लिए बाजीराव प्रथम ने ज़्यादा काम नहीं किया। तो प्रशासनिक कार्रवाई, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शन होता है, उसको ठीक प्रकार से न कर पाने के कारण भी मराठा मतलब फैला, लेकिन प्रशासनिक रूप से मजबूत नहीं हो पाया। तो 1740 में बाजीराव प्रथम की हो गई मृत्यु। तो यहाँ पर जा कर के बाजीराव प्रथम का चैप्टर जो है क्लोज हो गया। अब बाजीराव प्रथम की मृत्यु जब हुई तो उसका बेटा था बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव को नाना साहेब भी बोलते हैं। नाना साहेब, अगर बोलें कि नाना साहेब किसको बोलते हैं तो बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता है तो नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। बालाजी बाजीराव पेशवा के पद पर तीसरे व्यक्ति थे, ये भी ध्यान रखना है। पहले व्यक्ति थे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे व्यक्ति थे बाजीराव प्रथम, तीसरे व्यक्ति थे बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ये सन 1740 में जब इनके पापा का देहावसान हो गया बाजीराव प्रथम का, जिन्होंने मस्तानी से ब्याह किया था, तो 1740 में बालाजी बाजीराव आ गए पेशवा वाले पद पर और 1761 तक ये रहे। और ध्यान देना है कि 1749 में शाहू जी कौन है, एक बार फिर से रिकॉल कर लें। शिवाजी के बेटे का नाम है संभाजी और राजाराम। संभाजी की जो बेटा है उसका नाम है साहू जी, जो कि 1689 से 1707 तक औरंगजेब की गिरफ्त में था। 1707 में जैसे ही साहू जी आया तो 1707 के बाद खेड़ा का युद्ध हुआ उसकी चाची ताराबाई के साथ। खेड़ा के युद्ध में साहू जी जीता और सतारा पर कब्जा कर लिया। कोल्हापुर में उनकी चाची का कब्जा रह गया। उसके बाद 1707 से 1713 तक वो काम किया, लेकिन ज़्यादा योग्य न हो पाने के कारण वो बालाजी विश्वनाथ, जो कि बहुत ही योग्य ब्राह्मण व्यक्ति था, उसने पेशवा का पद जो था उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करके उस पर स्थापित कर लिया। और बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम आया और बाजीराव प्रथम की मृत्यु जब 1740 में हुई तो उसका बेटा बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहेब पेशवा वाले पद पर आया। बाजीराव प्रथम के दो बेटे थे, एक तो नाना साहेब थे यानी कि बालाजी बाजीराव, एक बेटा था रघुनाथ राव। इसको ध्यान रखना है क्योंकि आगे पढ़ेंगे एक चीज़, 1761 वाला युद्ध, तो उसमें रघुनाथ राव की एक भूमिका है, उसको देखेंगे वहाँ पर। तो अभी इतना जान ले रेफरेंस के तौर पे, बाजीराव प्रथम का दो बेटे थे, नाना साहेब, एक रघुनाथ राव। नाना साहेब जो था वो बड़ा भाई था, या कहें कि बाजीराव प्रथम का बड़ा बेटा था, और रघुनाथ राव जो है वो छोटा बेटा था, यानी कि नाना साहेब या बालाजी बाजीराव का छोटा भाई था। कौन? रघुनाथ राव। इसने 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई और साहू जी ने पेशवा वाले पद को बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया था। शिवाजी के समय में पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, यानी प्रमुख पद हुआ करता था, लेकिन साहू जी अकर्मण्य था तो उसने पेशवा पद को बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया, उसको कार्यकारी प्रमुख के रूप में बना दिया, यानी संधि समझौते साम्राज्य विस्तार वगैरह पेशवा करेगा। तो 1749 में जब छत्रपति साहू जी महाराज की मृत्यु हो गई, तब तक ये जो पेशवा वाला पद है वंशानुगत हो चुका था। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, यानी वंशानुगत तरीके से हो चुका था, यानी पेशवा का पद वंशानुगत हो चुका था। कब? 1749 में साहू जी की मृत्यु तक। जब ये वंशानुगत हो गया, बालाजी बाजीराव पेशवा बन गए, तो इन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से कि हाँ पेशवा का पद मतलब कुछ होता है, कुछ पद है वो, तो इस प्रतीक के रूप में या इसको स्थापित करने के उद्देश्य से इन्होंने अपना मुख्यालय जो है परिवर्तित किया
और अपने मुख्यालय को पुणे ले गए। जो मुख्यालय पहले सतारा में हुआ करता था उस मुख्यालय को पुणे लेकर के गए। पुणे वही इलाका है वर्तमान में जो कि मुंबई से पूर्व दिशा में है, करीब 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई से लगा हुआ एक जिला है पुणे, उसको कुछ लोग पूना भी बोलते हैं। तो पूना को बालाजी बाजीराव ने राजधानी बनाई थी। छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं परीक्षाओं में। और इन्होंने भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। 1751 में अलीवर्दी खां के साथ इनका युद्ध हुआ। अलीवर्दी खां कौन है? तो अलीवर्दी खां प्लासी के युद्ध में, जो प्लासी वाला पूरा जो बंगाल साम्राज्य है, बंगाल साम्राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी। जो मुग़ल सत्ता है सन 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का एक तरीके से दीवान के पद पर भेजा था। और सन 1717 में मुग़ल सत्ता ने मुर्शिद कुली खां को दीवान से सूबेदार बना दिया। सूबेदार वो 1717 से 1727 तक रहे। 1727 में मुर्शिद कुली खां की होगी मृत्यु। उसके बाद धीरे धीरे उनके अन्य लोग वहाँ उस पद पर आए और तब तक वो एक तरीके से बंगाल को एक स्वतंत्र रूप में बना लिया था। और बाद में जा कर के अलीवर्दी खां जो है बंगाल साम्राज्य का या बंगाल स्वायत्त शासी राज्य का प्रमुख बन गया था, या कहें कि नवाब बन गया था। तो वही अलीवर्दी खां को बालाजी बाजीराव ने हराया था। और बालाजी बाजीराव ने जब हराया तो एक संधि उसने की, और संधि करने के उसमें ये कहा कि हमें उड़ीसा वाला जो राज्य है वो हमें दे दिया जाए। तो बंगाल के अंडर में जो उड़ीसा वाला इलाका था उसको किसको दे दिया गया? बालाजी बाजीराव को दे दिया। किसने दे दिया? तो अलीवर्दी खान ने दे दिया। कब दे दिया? तो 1751 में दे दिया। तो देख सकते हैं अब मराठा का जो विस्तार है वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है, उड़ीसा तक पहुंच चुका है। और इसके पहले दिल्ली के पास तक जो है, जो फर्रुखसियर हैं उनको हटा करके सैयद बंधु को उनके दादा ने ही बैठा दिया था। तो इनका विस्तार देख रहे हैं चारों तरफ होता जा रहा है। दिल्ली के पास तक हो गया, बंगाल की खाड़ी तक हो गया, मैसूर के पास तक हो गया, जो निज़ाम है निज़ाम के पास तक हो गया, दक्कन में खुद है ही है। उनके पिता जो हैं बालाजी बाजीराव के पिता जो हैं मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात यहाँ तक कब्जा बढ़ाई लिए थे। यानी इनका लगभग आधे से ज़्यादा देश में इनका विस्तार हो गया बालाजी बाजीराव के समय तक। अब इसके बाद मैसूर से नजराना जो है ये भी लेने लगे। नजराना मतलब कि हम कह लें कि चौथ लेने लगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से शासन तो था नहीं मैसूर में, तो चौथ लेते थे, यानी कि 1/4। जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं होता था वहाँ से 1/4 चौथ लेते थे, नजराना लेते थे। तो मैसूर से नजराना लेने लगे कब? 40 से 61 के बीच में। 61 तक क्यों? क्योंकि 1761 में मैसूर का जो राजा बना उसका नाम था हैदर अली, और हैदर अली बहुत योग्य था, बहुत कुशल था। उससे नजराना लेने की इनकी हिम्मत नहीं रही होगी। या दूसरी बात यह कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया था जिसमें बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैसूर बन गया 1761 में, और हैदर अली मजबूत होने के कारण उसके बाद नजराना लेना संभव नहीं हो सका होगा। इसलिए नजराना 1761 तक ही लिया गया मैसूर से। लेकिन उसके बाद वाले जो हैं वो भी थोड़े से योग्य थे, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी मैसूर में काम किया, उसको भी देखेंगे। खैर, मैसूर से नजराना बालाजी बाजीराव ने लेना शुरू कर दिया। 1752 में एक काम किया, इमादुल मुल्क, ये नाम आएगा आगे अभी। इमादुल मुल्क को वज़ीर बनाने में मदद की, दिल्ली का वज़ीर बनाया इमादुल मुल्क को। किसने? मराठाओं ने, बालाजी बाजीराव ने। 1760 में उदगिर का युद्ध हुआ। किससे हुआ? निज़ाम से हुआ, क्योंकि इससे पहले निज़ाम से तो वसूल करते थे कौन? बालाजी विश्वनाथ जो हैं। इसके आगे इनसे जो निज़ाम है उनको हरा ही चुके थे, तो निज़ाम से नजराना लिया ही करते थे। तो 1760 में इसी क्रम में युद्ध हो गया निज़ाम से, जिसको बोलते हैं उदगिर का युद्ध। ऐसा पूछा जाता है कि 1760 में, या कहें कि उदगिर का युद्ध कब हुआ था?
तो उदगिर का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें वहाँ के निज़ाम हार गए थे। और हार गए थे तो जो निज़ाम का हैदराबाद था, उसके जो वार्षिक राजस्व आय होता था, यानी कि राजकोषीय आय जो होता था, वो करीब 62 लाख रुपए का हुआ करता था। तो 62 लाख की वार्षिक आय वाला राज्य जो है, निज़ाम का राज्य, वो बालाजी बाजीराव के कंट्रोल में आ गया उदगिर के युद्ध के बाद से। और इन्हीं के समय में, बालाजी बाजीराव के समय में ही पूरा जो मराठा साम्राज्य वो मुख्य रूप से 4 परिवारों में बंट गया था। और 4 परिवारों में बंट जाने के कारण ही धीरे धीरे मराठा जो है कमज़ोर होना शुरू हो गया, क्योंकि ये चारों परिवार जो थे वो आपस में ही संघर्ष करते थे, आपस में ही साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास करते थे। जो पेशवा है, पेशवा मजबूत हो, हमारी केंद्रीय सत्ता मजबूत हो, दिल्ली मजबूत हो, उसको मजबूत करने का प्रयास नहीं करते थे। ये अपना ही अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास करते थे। जो चारों परिवार थे, ये चारों परिवार कौन थे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक परिवार था जिनको बोलते हैं नागपुर का परिवार। जो भोंसले लोग थे मराठाओं में, भोंसले वही जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे, शाहजी भोंसले, तो भोंसले वंश की स्थापना उन्होंने की थी। तो भोंसले परिवार जो था वो नागपुर में अवस्थित हो गया। नागपुर महाराष्ट्र में, वर्तमान महाराष्ट्र का जो पूर्वी इलाका है वहाँ पर नागपुर है। नागपुर के संतरे वगैरह फेमस हैं। एक परिवार था गायकवाड़ परिवार। गायकवाड़ परिवार कहाँ पर हो गया? बड़ौदा में। ये मिलान करने के लिए परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो चारों परिवार थे, चारों परिवार का नाम दे देगा और 4 इलाके दे देंगे, उसमें मिलान करने के लिए पूछता है परीक्षाओं में। तो नागपुर भोंसले के नियंत्रण में था, बड़ौदा जो है गायकवाड़ के नियंत्रण में था। एक बैंक ऑफ बड़ौदा सुने होंगे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, या कहें कि बड़ौदा जो स्थान है वो गुजरात में एक स्थान है बड़ौदा। तो वहाँ पे गायकवाड़ परिवार थे। एक इंदौर स्थान है। इंदौर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में इंदौर एक इलाका है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ शहर माना जाता है। भारत के स्वच्छतम शहरों में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर के सूची में इंदौर का नाम आता है। और सलमान खान जो बहुत ही फेमस अभिनेता हैं, उनका भी संबंध इंदौर से ही है कुछ ना कुछ। शायद उनके पिता की, उनकी माता का संबंध इंदौर से है, या शायद सलमान खान का वहाँ पर जन्म हुआ था। कुछ ना कुछ संबंध सलमान खान का इंदौर से है। और इंदौर बहुत ही स्वच्छता के मायने में नंबर 1 पर आता है लगभग हर साल। तो उस इंदौर में होलकर परिवार जो है वो आ गया था। और एक परिवार था सिंधिया परिवार। सिंधिया परिवार सबसे पहले उज्जैन में था, उसके बाद जाकर के ग्वालियर में हो गया। सिंधिया परिवार बाद में जाकर के ग्वालियर में अवस्थित हो गया। ग्वालियर वही इलाका है जो वर्तमान मध्य प्रदेश के लगभग उत्तर पश्चिमी इलाके के पास, या उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी छोर पर, जहाँ झांसी है, झांसी से लगा हुआ इलाका है ग्वालियर। तो उसी ग्वालियर वाले स्थान पर, वो बड़ा इलाका हुआ करता था ग्वालियर उस समय, तो ग्वालियर में सिंधिया जो परिवार है वो अवस्थित हो गया। तो 4 परिवारों में बालाजी बाजीराव के समय में जो मराठा है वो विभक्त हो गया था, इसलिए वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। और इन्हीं के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी सन 1761 में पानीपत के मैदान में हुआ था। किसके समय में? तो बालाजी बाजीराव के समय में, नाना साहेब के समय में हुआ था। पानीपत कहाँ है? तो पानीपत वर्तमान में जो हरियाणा है, हरियाणा के पूर्वी इलाके में, यानी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जो पानीपत है, पानीपत तो उत्तर प्रदेश में है खैर वर्तमान में, तो पानीपत वहाँ पर ये स्थान है। और एक स्थान है सोनीपत जो कि हरियाणा में है। तो हरियाणा में सोनीपत, उत्तर प्रदेश में पानीपत, ये दोनों बगल बगल में ही हैं। गाज़ियाबाद के उत्तर दिशा में जाएंगे तो वहाँ पर पड़ता है पानीपत। तो उसी पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए थे। यानी कह लें कि दिल्ली वाले जो स्थान था, दिल्ली के उत्तर में पानीपत था। अब पानीपत में इसके पहले भी 2 युद्ध हो चुके थे। एक 1526 में जो कि बाबर के बीच में हुआ था, बाबर और एक लोगों के बीच में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर विजयी रहा था। ऐसे दूसरा युद्ध हुआ, और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था।
बालाजी बाजीराव नाना साहेब के समय में। और आईएएस के प्रश्न पूछा गया था आज शायद 2018 कि 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था इसी टाइप से, कि 2016 में पूछा गया था कि क्या कारण है कि पानीपत में ही अनेक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ लड़ी गई। इस प्रकार का क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। तो उसका भी थोड़ा बहुत इसी में देखेंगे, या बाद में कभी उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या कारण था कि पानीपत में ही साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ बार बार लड़ी गई। तो खैर, उसमें से एक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाई 1761 में मराठाओं के बीच में भी हुआ था, बालाजी बाजीराव के समय में। तो अब जो है विस्तार से हम देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ, क्या उसके कारण और परिणाम रहे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तृतीय युद्ध के बारे में। अब इसी क्रम में हम देखेंगे कि कैसे पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो जैसे ध्यान होगा कि दिल्ली में जो है मराठा फर्रुखसियर को हटा करके सैयद बंधुओं को बैठा दिए थे, फिर वहाँ के जो इमादुल मुल्क को बैठा दिए थे वजीर के पद पर। इमादुल मुल्क का एक कमज़ोर समर्थन था, कमज़ोर व्यक्ति था, क्योंकि मराठों का पिट्ठू टाइप का था, ठीक से अपना विस्तार नहीं कर पा रहा था या मजबूत नहीं थी। तो इमादुल मुल्क भी कमज़ोर था। यानी कि पूरा अगर हम स्थिति एक बार समझ लें कि दिल्ली में इमादुल मुल्क हैं जो कि कमज़ोर हैं, इधर 4 परिवार, सिंधिया परिवार, होलकर परिवार, गायकवाड़ परिवार और एक परिवार पेशवा परिवार जो भोंसले परिवार हैं, वो सारे 4 बड़े बड़े सरदार थे जो कि 4 अलग अलग इलाकों में बटे हुए थे, जो कि पेशवा को भूल से ही कभी समर्थन करते थे या उनकी मदद करते थे। यानी कि सरदार बट गए हैं। बालाजी विश्वनाथ ने भी सरदारों को, दक्कन के सरदारों को चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का एक अधिकार दिया था, जो कि धीरे धीरे वो दिक्कत करने लगा बाद में। यानी कि वो अपना अलग ही राज्य बनाने लगे। जब पैसा आने लगा तो अलग ही भागने लगे, पेशवा का समर्थन नहीं देते थे। मतलब दक्कन 4 परिवार, दिल्ली पहले से कमज़ोर, उधर बंगाल से लड़ाई कर चुके हैं 1751 में, जो है 51-52 के आसपास जो है अलीवर्दी खां को पराजित करके उड़ीसा वाला इलाका पहले से उनसे हड़पे हैं। तो उधर बंगाल से रुष्ट हैं। उधर बुंदेलखंड वाले इलाके में आक्रमण हो चुका था बाजीराव प्रथम का ही, बुंदेलखंड वाले इलाके में, जहाँ पे मस्तानी से उन्होंने ब्याह किया। तो बुंदेलखंड वाला इलाका यानी लगभग अवध से भी उनकी रुष्टता बढ़ गई। इधर मध्य प्रदेश के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे भी रुष्टता बढ़ी, ग्वालियर को उन्होंने लिया, अपने कब्जे में किया। तो उधर मैसूर से भी नजराने वसूले, निज़ाम को भी उदगिर के युद्ध में हराया और भी युद्ध में हराया, वहाँ से भी सरदेश मुखी वगैरह, चौथ वगैरह वसूले। तो इस तरीके से देखा जाए तो मराठा जो है पूरे भारत को रौंदते चले जा रहे थे, और मराठा शक्ति बहुत मजबूत थी। और इसी क्रम में दिल्ली के उत्तर दिशा में, पंजाब दिशा में भी वो बढ़ना शुरू कर दिया कि पंजाब पे आक्रमण करके पंजाब को भी जीत लेंगे। पंजाब को जीता भी, पंजाब पर मराठाओं का कब्जा हो गया। वहाँ पे जो पंजाब है वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का एक कोई शायद उनका बेटा कि कोई उनका प्रतिनिधि पंजाब में स्थापित था। तो उस प्रतिनिधि को और जो पंजाब का प्रधान था उसको भी मराठाओं ने खदेड़ दिया। तो भागते भागते गए अपने पापा के पास, अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफ़गानिस्तान में उस समय था, बहुत ही मजबूत वो भी था शासक अफ़गानिस्तान का, पंजाब पर उसका नियंत्रण चलता था। तो ये प्रतिनिधि भगते भगते जब गया वहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के पास, और दूसरा जो पंजाब के प्रधान थे उनसे भी रुष्टता बढ़ गई, क्योंकि प्रधान वगैरह चलाते थे वहाँ के पंजाब को। इसी क्रम में अहमद शाह अब्दाली जो है आया भारत, कहा देखेंगे अब मराठा को, कितने मराठा हैं पानी में। अहमद शाह अब्दाली आया, पूरी ताकत के साथ आया, पूरी रणनीति बनाई, पूरा कूटनीति बनाया कि भारत में मराठाओं के दुश्मन कौन कौन से हैं। तो 2 प्रमुख दुश्मन तो चारों तरफ उनके हैं, मैसूर में, हैदराबाद में अलीवर्दी खां, शुजाउद्दौला जो कि अवध में है, दिल्ली के बाद पंजाब के इलाके में जाट से, रोहिलों से, गुर्जरों से, अहीरों से, सब से उनकी नफरत थे, चारों तरफ रौंदते जा रहे थे, सबसे नफरत बढ़ी हुई थी। तो वो उसमें से जो प्रमुख लोग थे उनको अपने में अहमद शाह अब्दाली ने मिलाया। उसमें से एक नाम आता है रोहेलखंड जो है। रोहेलखंड
लगभग गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र के आसपास या उत्तराखंड के आसपास वाले क्षेत्र के आसपास रुहेलखंड बोला जाता है उसे। तो रुहेलखंड में नजीब-उद-दौला, नजीब शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन नजीब-उद-दौला को अहमद शाह अब्दाली ने अपने मिलाया। ये ASA जो है वो अहमद शाह अब्दाली लिखा हुआ है शॉर्ट में, अहमद शाह अब्दाली। इसने रुहेलखंड के शासक नजीब-उद-दौला को अपने में मिलाया। और अवध का जो नवाब था जिसका नाम था शुजा-उद-दौला, शॉर्ट में शुजा लिखा हुआ है, शुजा-उद-दौला को भी उसने में अपने में मिलाया। और ध्यान रहे कि सन 1764 में ही, यानी कि 61 के 3 साल 4 साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें अवध हार गया था। और बक्सर का युद्ध, ये सब पूरा कंटेक्स्ट समझने से पूरी तस्वीर समझ में आती है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली की मदद शुजा-उद-दौला ने किया क्योंकि उस समय वो मजबूत सत्ता थी उसके। अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीत गया तो जो अवध है वो और ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझने लगा। वो जब और ज़्यादा मजबूत समझने लगा तो बंगाल से भी जो अलीवर्दी खान या जो मीर कासिम थे उसने समझौता किया कि हम आपका बक्सर के युद्ध में मदद तो करेंगे, लेकिन हमें बिहार वाला इलाका दे देना, हमें एक मोटी रकम दे देना। ये कब क्यों बोल पाया? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली की उसने मदद की थी और वो मजबूत हो चुका था। इसलिए 1764 में वो बक्सर के युद्ध करने का भी प्लान बनाया। लेकिन उनको कुछ कमजोरियाँ थी, जिस कमजोरियाँ ये थी कि बंगाल और अवध के बीच में कुछ कह लें कि अविश्वास था उस समय। और इस डी कॉन्फिडेंस की वजह से जो है शुजा-उद-दौला जो है वो बक्सर वाले युद्ध में हार गया। खैर, इसमें देखेंगे 1761 की बात है, उसके 4 साल पहले की बात, 3 साल पहले की बात है। तो रुहेल, नजीब-उद-दौला और अवध के शुजा-उद-दौला को अहमद शाह अब्दाली ने अपने में मिलाया। अब इनके तरफ से, मराठाओं की तरफ से, यानी कि बालाजी बाजीराव की तरफ से कौन है ये भी देख लें। नाना जी ने अपने एक नवजात टाइप का बेटा था, एक बेटे को सेनापति, मुख्य सेनापति बनाया, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप से सेनापति था। मेन सेनापति जो था, यानी कि कार्यकारी के रूप में अगर सेनापति कहें या एक्टिव रूप में सेनापति कहें, तो वो सदाशिवराव भाऊ था। सदाशिवराव भाऊ ये चचेरा भाई था किसका? नाना साहब का जो बेटा था उसका चचेरा भाई था सदाशिवराव भाऊ। ये सेनापति था। और जो पैदल सेनाएं थी, जो तोप लेकर के चलने वाली सेना थी, उसका मुखिया था इब्राहिम खां गार्दी। ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। इब्राहिम खां गार्दी ये पैदल और तोप सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो इन दोनों सेनाओं ने आगे बढ़ा कहाँ? पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए। पानीपत के तीनों युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए? उसका एक कारण हम ये बता सकते हैं, राजनीतिक कारण। इसलिए भी हुआ क्योंकि पानीपत, एक तो जो नेशनल हाईवेज है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पानीपत में अच्छी है। दूसरा ये कह सकते हैं पानीपत यमुना के किनारे स्थित है, तो वहाँ पे पानी वानी की भी कमी नहीं है। पानीपत वैसे भी नाम है, पानी वानी की कमी नहीं है, मतलब कि वहाँ पे सेटलमेंट हुआ जा सकता है। तीसरा कारण ये बता सकते हैं कि वहाँ पर इलाका जो है मैदानी इलाका है पानीपत में, और लड़ाई वगैरह मैदानी इलाके में ही संभव हो सकती है, तो इसलिए भी पानीपत का युद्ध वहाँ पर हुआ करता था। एक कारण ये बता सकते हैं कि पंजाब पे जब मराठाओं ने आक्रमण कर लिया, उसको कब्जे में ले लिया, तो दिल्ली के आसपास का इलाका एक पानीपत ही पड़ता है जहाँ पर दोनों आकर के लड़ सकते हैं। क्योंकि आक्रमण पंजाब पे किया है तो जाकर मैसूर में तो लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे पंजाब के आसपास, तो पानीपत वो सही स्थान पड़ता था जहाँ पर लड़ते थे। तो कुछ कारण हैं जिसको IAS की परीक्षा में लिखा जा सकता था, और शायद ठीक ठाक पॉइंट ये हैं जिनको लिख करके नंबर पाया जा सकता है। ऐसे और भी चीज़ें हैं, उसको कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि वहाँ पे 3-3 युद्ध क्यों हुए। तो खैर, उस मैदान में ये दोनों सेनाएं आईं और घमासान इनके बीच में युद्ध हुआ, लेकिन मराठाओं को समर्थन जो है नहीं मिला। समर्थन क्यों नहीं मिला पहले ही बताया, एक बार फिर से देख लें। जो राजपूताना थे, यानी कि राजस्थान वाले इलाके में जो थे, और जो जाट थे,
जाट कुछ कुछ राजस्थान में, कुछ कुछ पंजाब में, कुछ कुछ उत्तर प्रदेश में, कुछ कुछ उत्तराखंड में रहने वाले जो लोग थे, जाट लोग थे, उन लोगों के ऊपर भारी जुर्माना मराठाओं ने लगा रखा था। और भारी जुर्माना लगा रखने की वजह से इनका समर्थन नहीं मिल पाया। और जाट राजपूताना वो लगभग पंजाब के पास है, लेकिन उनका समर्थन नहीं मिला। दूसरा, अवध का भी समर्थन नहीं मिला। अवध का समर्थन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय और मौद्रिक रूप से बहुत सारे दावे मराठाओं ने किए थे। बुंदेलखंड पर कब्जा किया था, इसलिए अवध का भी उनको साथ नहीं मिला। पंजाब पे उन्होंने आक्रमण किया ही था, उनके प्रतिनिधि को खदेड़ दिया था, वो भागते भागते पापा के पास गए। प्रधान वगैरह नाराज थे कि इतना बढ़िया हमारा चल रहा था यहाँ पर लूट खसोट वाला कार्यक्रम, और मराठाओं ने आकर के कब्जा कर लिया। अब मराठाओं ने कब्जा किया तो मराठाओं ने भी बहुत बढ़िया काम नहीं किया। वो भी सरदेशमुखी 1/10वां हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से 1/4 हिस्सा किसानों से, जैसा कि विपिन चंद्रा की किताब में लिखा हुआ है कि किसानों से वो आधा लगान वसूल करते थे अपने उपज का। तो आधा लगान वसूल करने की वजह से ये सब देखा जाए तो इन सब कारणों से उनका समर्थन पंजाब से भी नहीं मिला। इसके बाद इमादुल मुल्क जो है, इमादुल मुल्क को वजीर बनाने में मदद किया गया था। और इमादुल मुल्क को 1752 में बालाजी बाजीराव ने वजीर बनाया था दिल्ली का, लेकिन वो पिट्ठू टाइप का था, कठपुतली टाइप का था, ज़्यादा मजबूत वो था नहीं। इसलिए इमादुल मुल्क का कमज़ोर समर्थन मिला। समर्थन तो मिला लेकिन कमज़ोर समर्थन मिला क्योंकि वो मजबूत नहीं था। इसके बाद आए जो सरदार वगैरह थे। सरदार आपसी प्रतिद्वंदिता में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। जो दक्कन के सरदार थे वो अपना ही सरदेशमुखी चौथ वसूल करने में व्यस्त थे, अलग अलग अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में व्यस्त थे। मराठा साम्राज्य 4 बड़े सरदार परिवारों में विभक्त हो गया था, लिखा हुआ है इधर, भोसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया। तो इन लोगों ने भी आपसी प्रतिद्वंदिता में, आपसी लड़ाई में, आपसी राज्य विस्तार में लगे हुए थे। इस कारण से भी मराठा जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे, पेशवा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। इन सब कारणों से जो है हार गए मराठे। मराठे हार गए। और युद्ध भूमि में क्या हुआ, नाना साहब का एक बेटा था विश्वासराव, विश्वासराव की मृत्यु हो गई। विश्वासराव नाना साहब का एक बेटा था जो कि वास्तविक जो सेनापति के रूप में उसको भेजा गया था, लेकिन वो नाबालिग था, इसलिए जो मुख्य सेनापति था वो सदाशिवराव भाऊ था, जो कि विश्वासराव का छोटा भाई था, तो बड़ा भाई था। तो विश्वासराव उसका बेटा मर गया। चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ जो था, जो कि सेनापति का मेन था, वो भी उस युद्ध में मर गया। बहुत सारे जो सेनापति थे जैसे कि इब्राहिम खां गारदी वगैरह, ये भी सब उस युद्ध में मर गए। इसके बाद आए करीब 28,000 सैनिक पानीपत के तृतीय युद्ध में मरे थे। 28,000 सैनिक, विपिन चंद्रा की पुस्तक में ये लिखा हुआ है। कुछ लोग अलग अलग आंकड़े देते हैं, लेकिन IAS की तैयारी में विपिन चंद्रा की पुस्तक को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, इसलिए उस स्रोत से अगर बताएं तो 28,000 जो है सैनिक पानीपत के तृतीय युद्ध में मरे थे। उसके बाद जो जाट गुर्जर, पानीपत के इलाके में जाट गुर्जर अहीर वगैरह लोग रहते हैं, अफगानों ने खदेड़ा। सबसे पहले तो इतना रौंदा सबको मार डाला पूरा। उसके बाद अफगानों ने जो बचे हुए सैनिक थे, लोग थे, उनको खदेड़ना शुरू हो गए, खदेड़ कर मार रहे हैं। और खदेड़ने के क्रम में जो वहाँ के जाट गुर्जर अहीर थे, उन्होंने भी खूब लूटा, खूब लूटा खसोटा और पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, छिन्न भिन्न हो गए, ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से मराठा की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हार हुई, समाप्त हो गए पूरी तरीके से, लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए। इसके परिणाम क्या रहे, क्या परिणाम इसके निकले युद्ध के? एक तो जो इनके बेहतरीन सैनिक थे, सदाशिवराव भाऊ, इब्राहिम खां गारदी, ये सब जो अच्छे सैनिक सेनापति वगैरह थे, 28,000 सैनिक थे, वो सब मृत हो गए, मर गए। जो इनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा थी, इधर बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा तक, इधर दिल्ली तक, इधर बुंदेलखंड तक, मैसूर, निज़ाम, सब जगह जो फैले हुए थे,
तो राजनीतिक प्रतिष्ठा इनकी धूमिल पड़ गई। और 1761 के बाद से ही जो नजराने वगैरह लिए जाते थे, 1761 में ही मैसूर में आ गए थे हैदर अली साहब। तो इधर युद्ध में हारे थे तो राजनीतिक प्रतिष्ठा कम हुई थी। उधर अच्छा व्यक्ति, एक कहने की योग्य व्यक्ति जो है मैसूर में आ गया था, हैदर अली। तो हैदर अली से जो चौथ वगैरह लेते थे वो मिलना लगभग बंद हो गया। नजराने जो और जब इलाके से लेते थे चौथ वगैरह वो भी सब बंद हो गए। तो राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई। और ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसको मौका मिल गया कि किस तरीके से भारत में अपनी उपस्थिति को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़्यादा मजबूत किया जाए। अब ब्रिटिश उठ गए, वो समझ चुके थे कि मराठाओं की कमजोरी क्या है, हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इनके बीच में हम दखल कर सकते हैं। तो ब्रिटिश इसमें अपना फ़ायदा उठाने लगे और इसी फ़ायदा उठाने के ही क्रम में 4 युद्ध हुए मराठाओं के। उन चारों युद्धों के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए थे अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। तो वो 3 युद्धों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक परिणाम ये देख सकते हैं कि अफगान जो था, अफगानिस्तान के जो अहमद शाह अब्दाली थे, वो जीत तो भले गए थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्थापित नहीं हो पाए। उसके क्या कारण थे कि जैसे बिपिन चंद्र में एक लाइन बड़ी अच्छी मिलती है पढ़ने को कि सन 1761 ईस्वी का जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुए, ये चीज़ नहीं बताता कि कौन भारत में राज करेगा, बल्कि ये चीज़ बताता है कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। मतलब ये युद्ध हुआ, इसमें ना ही मराठा स्थापित हो पाए क्योंकि वो तो हार ही गए थे। दूसरा, ना ही अफगान अहमद शाह अब्दाली स्थापित हो पाए क्योंकि 1764 में युद्ध हुआ था बक्सर वाला, शुजाउद्दौला जो थे उसमें हार गए थे। शाह आलम द्वितीय जो था उसका भी मतलब कभी इधर भागे दिल्ली के पास, कभी अंग्रेज के पास भागे, कभी शुजाउद्दौला के पास भागे, वो इधर उधर भागता था शाह आलम द्वितीय। तो केंद्रीय सत्ता जो थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मतलब कहीं भर भी भाग रहे हैं, इधर उधर हैं। शुजाउद्दौला को भी वो लिए थे अपने पास काफ़ी समय तक। फिर जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो इलाहाबाद की संधि में कड़ा इलाहाबाद वाला इलाका जो है शाह आलम द्वितीय दिए, तो अंग्रेज अब वहाँ पर रह गए, पेंशन भोगी रह गए, 6 साल तक इलाहाबाद में पड़े रहे थे। 1771 के आसपास जो है फिर से इनको मराठाओं का पेंशन भोगी बना दिया गया। बाद में अंग्रेज के पेंशन भोगी बन गए, कुछ समय तक शुजाउद्दौला पेंशन भोगी रहे थे। तो दिल्ली जो है बहुत हिली हुई थी। इस कारण से हम कह सकते हैं कि न ही अफगानिस्तान मजबूत था, अहमद शाह अब्दाली मजबूत था, ना ही शाह आलम द्वितीय मजबूत था, ना ही मुग़ल सल्तनत मजबूत थी, ना ही स्थानीय सत्ता मजबूत थी, ना ही मराठा मजबूत थे। मजबूत अगर कोई हुआ तो वह अंग्रेज बढ़ते गए। तो ये हुआ इसका परिणाम। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है यहाँ पर जाकर के समाप्त होता है। और जो बालाजी बाजीराव थे, एक चीज़ भी जान लें कि जब एक कोई व्यक्ति था, शायद जौहरी था, कोई सोनार था, ऐसे कोई था व्यापारी टाइप का, ये युद्ध जब हुआ तो बालाजी बाजीराव के पास वो गया और सारी खबर सुनाई, ऐसा हो गया है। ये खबर सुनते ही हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का हो गया, बैठ गया, उदास हो गया, मायूस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, जिसके चलते कुछ दिन बाद जो है 1761 में ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। तो बालाजी बाजीराव जो है यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका बेटा आ जाता है माधवराव। अब कार्यकाल आरंभ होता है माधवराव का। तो 1761 के युद्ध के बाद माधवराव जो है वो बनता है पेशवा। लेकिन अब ये पेशवा जो है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसने काम करने का प्रयास किया। एक दो काम देखेंगे इनका। 1761 में माधवराव बने। माधवराव कौन था? तो बालाजी बाजीराव का बेटा था माधवराव। अब बालाजी बाजीराव वो बाजीराव प्रथम का बेटा था। बाजीराव प्रथम के 2 बेटे थे, एक बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहेब भी कहते हैं, एक रघुनाथ राव। रघुनाथ राव का क्रम अब आएगा इसके बाद। बालाजी बाजीराव इधर समाप्त हो गए, इनके बेटे आ गए माधवराव। 1761 से 72 तक माधवराव चले और ये भी फिर से नजराने वगैरह लेना शुरू कर दिया। ध्यान हो कि 1761 में
हैदर अली आ चुके हैं, लेकिन ये इतना योग्य था कि हैदर अली से भी नजराने लिया, हैदर अली के ऊपर भी जुर्माने लगाए। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है ये मैसूर से चौथ वसूला। और ध्यान हो कि सन 1767 से 1769 तक आंग्ल मैसूर वॉर फर्स्ट हुआ था। आंग्ल मैसूर के बीच में पहला वॉर हुआ था 1767 से 69 के बीच में। क्यों नजराने लगा पाया? हर चीज़ के पीछे कारण होता है। आंग्ल मैसूर वॉर का जो ये पहला वॉर हुआ था, हालांकि इसमें जो हैदर अली जो है वो जीत गया था, पहले वाले में जीत गया था हैदर अली। और उसी के बाद हुआ था मद्रास की संधि। मद्रास की संधि में ये कहा गया था कि जो है अगर हैदर अली ने जो है दबाव बनाया अंग्रेज़ों के ऊपर मद्रास की संधि में कि अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करने का प्रयास करेगा, मराठा वगैरह आक्रमण करने का प्रयास करेंगे, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ एक ये समझौता था कि जो प्रथम युद्ध के समय, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में जो क्षेत्र हैदर अली ने जीते हैं, कर्नाटक के इलाके, अरकाट वगैरह, मद्रास वगैरह जो जीते हैं, उन सबको एक क्षेत्र जो है एक दूसरे को दे दिया जाएगा फिर से, और आगे सहयोग किया जाएगा। ये मद्रास की संधि की गई थी। लेकिन 1771 में जो है मराठाओं ने मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब मराठाओं ने मैसूर के ऊपर 1771 में आक्रमण किया, यानी कि 69 के 2 साल बाद, तो जो मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि कि अगर कोई आक्रमण करेगा तो आप मेरी मदद करेंगे, उसमें अंग्रेज़ों ने मैसूर का साथ नहीं दिया। जब अंग्रेज़ों ने मैसूर का साथ नहीं दिया तो जो मराठा और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ उसमें मैसूर कमज़ोर पड़ा। और जब मैसूर कमज़ोर पड़ा तो उसी क्रम में माधवराव जो है वहाँ से भी चौथ वसूल करने के लिए योग्य बन गया, वहाँ से भी चौथ वसूलने लगा, यानी 1/4। अगर देखें टीपू सुल्तान के समय में सन 1782, 6 दिसंबर 1782 के बाद में टीपू सुल्तान के समय में 1/3 जो है लैंड रेवेन्यू लिया जाता था किसानों से। उसके पहले लगभग 11 साल पहले ये चौथ वसूलता था। कौन? माधवराव। यानी कि माधवराव की शक्ति बड़ी थी, इसको मान सकते हैं। और दूसरा देखें तो 1771 में और क्या काम किया इसने? निज़ाम को भी इसने हराया, निज़ाम मतलब हैदराबाद को भी हराया। 1771 में एक काम और किया कि शाह आलम जो था, शाह आलम पहले सन 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें शाह आलम अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बन गया था। लेकिन 1771 में शाह आलम माधवराव का यानी मराठों का पेंशन भोगी बन गया। यानी अब जो दिल्ली है, डी फॉर दिल्ली, ये अब मराठों के पास है कुल मिलाकर के। और शाह आलम को दिल्ली में ला करके बैठा दिए और प्रतीकात्मक रूप से शाह आलम को अपना राजा मान लिए। प्रतीकात्मक मतलब पिट्ठू के तौर पर, मेन तो माधवराव ही रहेंगे पिट्ठू के तौर पर। जैसे इमादुल मुल्क को 1751-52 में बैठाए थे वजीर के पद पर या पिट्ठू के तौर पर, वैसे ही 1771 में जो है शाह आलम को पिट्ठू के तौर पर वहाँ बैठाए थे, क्योंकि शाह आलम जो है वो भी कमज़ोर था, इधर उधर भागने वाले कमज़ोर होते हैं, तो कमज़ोर ये भी था, तो पिट्ठू तौर पर दिल्ली में बैठा दिया। और ये मराठों का पेंशन भोगी बन गया 1771 में। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि सन 1772 में जो है क्षय रोग, जिसको तपेदिक बोलें या जो टीबी होता है, टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस करके होता है, तो क्षय रोगों के कारण 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। और बहुत बड़ी घटना थी। जिस समय वो फिर से मराठा शक्ति को आगे बढ़ा रहा था उस समय इसकी हो गई मृत्यु। अब पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, 1775 से 82, 1775 से 82 के बीच में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1772 में हो गई है माधवराव की मृत्यु। यानी 1772 से 1775 3 साल तक जो है बिल्कुल स्थिति कमज़ोर थी। कमज़ोर कैसे थी? 72 में इसकी मृत्यु हो गई है। और माधवराव का जो नेता था, माधवराव का जो नेता था नाना फडणवीस था। माधवराव का नेता नाना फडणवीस था, जो कि चलाया कुछ समय तक। माधवराव का नेता कह लें नाना फडणवीस।
नाना फडणवीस सवाई माधवराव का नेता था, यानी कि कुल मिलाकर के माधवराव के समय में काम कर रहा था। नाना फडणवीस, जब 1772 में इसकी मृत्यु हुई तो नाना फडणवीस जो है काम कर रहा था। लेकिन अब जो है, जो पूरे राजधानी है, पूरे पूना जो राजधानी है, जिसको राजधानी इसी ने बनाया था जो है 49 में ही बालाजी बाजीराव ने ही बनाया था। 1749 में पुणे को राजधानी बनाया था प्रतीकात्मक रूप से। उस राजधानी पे कब्जा करने के लिए अब संघर्ष होने लगा कि मेन जो पेशवा है माधवराव, क्योंकि पेशवा का पद वंशानुगत था, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव। अब माधवराव मर चुके हैं, अब कौन पद पर आए? तो इसके लिए जो है युद्ध होने लगा, आपस में ही तनाव होने लगे नाना फडणवीस के बीच में। और जो नाना साहेब हैं, नाना साहेब मतलब बालाजी बाजीराव, इनकी मृत्यु 1761 में इस वाले युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में समाप्त हो चुके हैं ये। इनके दो बेटे हैं, एक माधवराव जो कि 1772 में इनका देहावसान हो चुका है। और बहुत सारी चीज़ तो इसी में क्लियर हो गई हैं। और जब इनका माधवराव का देहावसान हुआ तो एक उनका जो छोटा भाई था रघुनाथ राव, नारायण राव के बीच में और रघुनाथ राव के बीच में जो है सत्ता का संघर्ष होना शुरू हो गया कि कौन इस पे आएगा। देखिए, ध्यान समझिए आराम से। माधवराव जो है मर चुका है। अब एक नियमतः अगर देखा जाए, अगर कोई चीज़ वंशानुगत चल रही है तो अब मान लीजिए बड़ा बेटा वंश पे आ जाएगा, उत्तराधिकार पे आ जाएगा। अगर बड़ा बेटा मर गया है तो जाहिर सी बात है छोटा बेटा आ जाएगा वंश उस पे, उत्तराधिकार पे। छोटा बेटा था नारायण राव, तो नारायण राव को वास्तविक रूप से तो इसी का आना चाहिए था, लेकिन कह रहा था नहीं, माधवराव का छोटा भाई नारायण राव इस पद पर नहीं आएगा, रघुनाथ राव इस पद पर आएंगे इस हैसियत से, क्योंकि वो बाजीराव प्रथम के छोटे बेटे हैं। तो ये बहुत ही मतलब डायलेमा उत्पन्न हो गया उन दोनों के बीच में। तो रघुनाथ राव और नारायण राव के बीच में सत्ता का संघर्ष होने लगा। और इसी सत्ता संघर्ष में 1773 में रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव को 1773 में मार दिया, कत्ल कर दिया। तो 1773 में ये भी खत्म। इनका एक बेटा था सवाई माधवराव। सवाई माधवराव को जो है इसके पद पर बैठा दिया गया। और सवाई माधवराव जब उत्तराधिकारी बने तो इनके बाद भी ये संघर्ष चलता। तो सवाई माधवराव जो है ये आ गया अगले पे। अब जब नारायण राव का बेटा सवाई माधवराव आया पद पर, कब? 1773 से 1795 तक ये था। और 1795 में सवाई माधवराव की मृत्यु हो गई थी। तो सत्ता संघर्ष पहले नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में चल रहा था, और नारायण राव को मार भी दिया 73 में गए। उसके बाद उनका बेटा आ गया सवाई माधवराव। जैसे ही इनका बेटा आया तो रघुनाथ राव भाग गए अंग्रेज के पास, कहे मुझे सहायता चाहिए, मुझे पूना पे अधिकार चाहिए। तो अंग्रेज तो इसी ताक पे बैठे थे कि इन दोनों के बीच में युद्ध होता रहे, संघर्ष होता रहे, और जब स्थिति खराब हो तो मेरे पास आए और हम उनकी मदद करें, आंतरिक हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाए, एक की मदद करें, दूसरे को हराएं, फिर जा करके लपेटने धीरे धीरे सबको। तो इसी क्रम में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यहाँ काला काला पहले से लिखा था, लेकिन अभी बोला। पहले ये सारी पृष्ठभूमि बनी, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। कब? 1775 से 1775 से, और ये युद्ध चलता रहा 1782 तक। इसको बोलते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो रघुनाथ राव हैं, इनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। अंग्रेज़ों ने कहा, और 1782 में अंग्रेज़ों ने एक संधि कर ली जिसको बोलते हैं बसीन की संधि। ये लिखा हुआ है 1782 जो है यहाँ पे 1782 में सालबाई की संधि कर ली। और 1782 में जब सालबाई की संधि किए
तब जाकर के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है थम गया और अंग्रेजों ने मान लिया कि सवाई माधवराव ही पेशवा के पद पर आसीन रहेंगे। सवाई माधवराव चलते रहे, अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया, लेकिन 95 में जो है 1795 में सवाई माधवराव की हो गई मृत्यु। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो जितने परिवार थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, चारों परिवार अलग अलग सूबेदार सरदार, एक उसमें से था महादजी सिंधिया जिसका नाम था, इधर कहीं लिखा हुआ है महादजी सिंधिया, एक व्यक्ति था, ये है महादजी सिंधिया। ये भी उस समय एक्टिव था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई 1794 में। महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई 1794 में। 95 में मृत्यु हो गई सवाई माधवराव की। ये लोग, और ये महादजी सिंधिया जो था, जो उत्तरी इलाका है वहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, एक अर्ध स्वतंत्र के रूप में, मतलब अलग से काम कर रहा था वो अपना, पेशवा को ज़्यादा मदद नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मराठा को एक तरीके से मजबूत करने का तो प्रयास कर ही रहा था। लेकिन 94 में इसकी मृत्यु हो गई। 95 में सवाई माधवराव की मृत्यु हो गई, जो कि पहले आंग्ल मराठा युद्ध में सलवाई की संधि 1782 में करके वो अपने आप को स्थापित कर लिया। अंग्रेज भी उसको मान लिए, रघुनाथ राव भी चिंतित रहा, छटपटाते रहे वैसे में, और 95 में इसकी मृत्यु हो गई। तब स्थिति जो है खराब हो गई, सभी के बीच में संघर्ष होने लगा कि अब पुणे, यानी कि जो राजधानी थी पुणे, उस पर शासन कौन करेगा। तो सभी लोगों, सभी परिवारों के बीच में ये संघर्ष होता रहा। और इसी क्रम में 95 में तो इनकी मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई होलकर जो थी, होलकर वाले परिवार में, ये जो होलकर परिवार है, होलकर परिवार एक है ये वाला, जहाँ पे इंदौर में रहते थे। तो इंदौर में अहिल्याबाई होलकर ने, एक महिला ऐसी, बहुत इनके बारे में पढ़ेंगे कभी विस्तार से। अहिल्याबाई होलकर जैसे उस समय झांसी की रानी थी, उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा मोल लिया, उसी तरीके से अहिल्याबाई ने भी काम किया था। अहिल्याबाई लगभग 20-30 साल तक नागपुर में काम की थी, शासन चलाई थी, यानी ये भी मजबूत थी। उनका भी उसी क्रम में हो गया देहावसान। नाना फडणवीस, जो कि माधवराव, सवाई माधवराव के नेता के रूप में काम कर रहे थे, उनका भी सन 1800 में हो गया मृत्यु, समाप्त हो गए। जब ये मेन जो पर्सनालिटीज़ थे उस समय के, ये जब मृत हो गए, मर गए, तो रघुनाथ राव और रघुनाथ राव का जो बेटा था बाजीराव द्वितीय, और ध्यान रहे कि बाजीराव द्वितीय 1795 से 1819 तक यही रहा पेशवा। यानी जैसे सवाई माधवराव 1795 में मरा, तुरंत रघुनाथ राव का जो बेटा था बाजीराव द्वितीय, एक तो बाजीराव प्रथम है ये, लेकिन ये बाजीराव द्वितीय है, तो 1795 में तुरंत पेशवा के पद पर बाजीराव द्वितीय आ गया। तो बाजीराव द्वितीय और अन्य लोगों में घमासान होने लगा, ये भी लोग मर गए थे। तो होने लगा कि अब पुणे पे कौन आएगा, क्योंकि गद्दी कमज़ोर थी, तो संघर्ष होना शुरू हो गया। इसी क्रम में ये 1803 से लेकर 1805 तक फिर से आंग्ल और मराठा के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि उसमें से कुछ लोग कह रहे थे, जैसे कि एक कह लें होलकर, सिंधिया, ये लोग अंग्रेज़ों के पास गए, कहे कि हमें पुणे पर अधिकार चाहिए, तो वो हस्तक्षेप करने लगे फिर से। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सफलता जो है नहीं मिल पाई, होलकरों, सिंधियाओं, इन सबको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, और कुछ संधियाँ उनको करनी पड़ी, संधियाँ थोपी गई उनके ऊपर। एक संधि उसमें से है देवगांव का संधि, एक बसीन का संधि है 1802 में। ये बसीन की संधि हुई तो युद्ध थोड़ा सा कम हुआ, एक आध परिवार उसमें से हट गए, कमज़ोर कर दिया गया उनको। एक संधि हुई देवगांव की संधि 1803 में। ये जब संधि हुई तो इस संधि के तहत भी एक परिवार को निपटा दिया गया कि आप शांत रहो, ज़्यादा कूदो नहीं। तो इस तरीके से 1803 से 5 तक जो है ये संधियाँ और युद्ध का क्रम चलता रहा, और बाजीराव द्वितीय को ही पेशवा माना गया। और ध्यान रहे कि ये सब युद्ध किन के समय में हुआ था। जैसे एनसीईआरटी की पुस्तक में देखें तो आंग्ल मराठा युद्ध को 4 युद्धों के क्रम में विभाजित किया गया है। पहला तो 75 से 82, और बहुत सारी पुस्तक में 1803 से 1805 तक दिया है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध।
लेकिन चूंकि इसी के बीच में दो संधियां हुई थी, एक 1802 में 1803 में, इसलिए इसको दो अलग अलग युद्धों के बीच में विभाजित किया जाता है। लेकिन हम इसको एक युद्ध मान सकते हैं, कई सारे युद्धों का वर्गीकरण वो एक सेट। तो 1803 से 5 में ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, और 1816 से 19 तक जो है ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। ये किसके किसके समय में हुआ, तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको देख लें। एक है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सन 1774 से 1785 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल था। 1773 में एक एक्ट आया था, अंग्रेजी संसद ने एक एक्ट पारित किया था जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि अब जो बंगाल का गवर्नर होगा वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इस क्रम में सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना वो वॉरेन हेस्टिंग्स बना 1774 से 85 तक। तो 1774 से 85 के बीच में अगर हम देखें तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है, जो कि 75 से 82 के बीच में है, तो वो इसी के काल में हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। और अगर हम दूसरा युद्ध देखें, उसमें आंग्ल मैसूर युद्ध का जो दूसरा युद्ध देखें 1780 से 84, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं एक लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 93 तक चलता है इनका जो है समय 1786 से 93 तक चला, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और इसी के बीच में अगर देखें 1786 से 93, तो इनके बीच में जो है कोई युद्ध नहीं हुआ था। यानी पहला आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 हुआ था। तो मैसूर युद्ध जो है वो भी इनके समय में नहीं हुआ था। मैसूर युद्ध जो है तीसरा वाला 90 से 92 वो हुआ था सर जॉन शोर के समय में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में युद्ध नहीं हुआ था मराठाओं में, क्योंकि पहला तो 75 से 82 था, ये 86 में आए थे, तो इनके समय में मराठा वाला युद्ध नहीं हुआ था। यानी कि लगभग 20 साल शांत रहे थे, क्योंकि 75 से 82 चला, उसके बाद 1803 में हुआ, तो लगभग 20 साल शांत रहे थे। तो उस 20 साल के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर आए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सर जॉन शोर के समय में मराठा युद्ध है वो नहीं हुआ था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और सर जॉन शोर आ गए थे 93 से 98। तो जब ये हस्तक्षेप की नीति का पालन करते थे, इनके समय में मैसूर भी शांत था, इनके समय में मराठा भी जो है शांत था। इसके बाद आ गए लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली आए, 1798 से 1805 तक रहे। इन्हीं के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टम पे विजय इन्होंने प्राप्त की और मैसूर का नेस्तनाबूद कर दिया, टीपू सुल्तान को हरा दिया, मारे गए थे वो, और मैसूर पर इनका कब्जा हो गया था। 1803 से 1805 तक जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, कोई लोग इसको द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में जोड़ देते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही विभिन्न संधियों के माध्यम से मराठा साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को अंग्रेजों में मिला लिया गया। उसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय। इनके बीच में और भी लोग हैं, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय आता है ये 1813 से 1823 के बीच में। 1813 से 1823 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, 1816 से 1819 के बीच में। और ये कुछ संधियां हुई थी, देख सकते हैं यहाँ पर। एक संधि हुई थी नागपुर की संधि 1816 में, एक संधि 1817 में ग्वालियर की संधि। नागपुर की संधि हुई तो भोंसले गए, ग्वालियर की संधि हुई सिंधिया गए, एक संधि हुई मंदसौर की संधि, इसके बाद सालबाई की संधि हुई थी तो इससे पेशवा चले गए, बसीन की संधि हुई तो इससे एक परिवार चले गए, देवगांव की संधि हुई तो इससे एक परिवार चले गए। और सूरत में एक संधि हुई थी 1775 में, एक संधि पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब संधियों के क्रम में संधि होते गए, युद्ध थमता गया, बहुत सारे क्षेत्र
अंग्रेज़ों के हिस्से में आते गए। इस तरीके से पूरा का पूरा जो मराठा है, पूरा का पूरा मराठा। और जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, ख़त्म हो गया 1819 में, और ये संधि वगैरह, मंदसौर की संधि ये सब हो गई, पूरा युद्ध शांत हो गया, तो लास्ट में जाकर के अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बहुत सारा जो मराठा साम्राज्य थे सब के सब आ गए अंग्रेज़ों के कब्जे में, पहला ये। और दूसरा जो पेशवा वाला पद था, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, उस पद को समाप्त कर दिया गया। थोड़ा समझ ले पेशवा क्या है। जब शिवाजी महाराज बने थे, भोंसले वंश के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, तो ये हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा प्रवर्तक थे, समर्थक थे, और ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही अपने जो मंत्री परिषद है उसको 8 मंत्रियों के रूप में बांटा था, जिसको अष्टप्रधान बोलते थे। अष्टप्रधान में 8 लोग थे, खाली नाम देख लें बस। एक था पेशवा। पेशवा को प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के पद कहा जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पद होता था। शिवाजी का पद सबसे ऊपर था, उसके नीचे प्रधानमंत्री होता था। दूसरे नंबर पे आता था अमात्य। अमात्य में लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री हुआ करता था अमात्य। और आईएएस की परीक्षा में ये मैचिंग करने के लिए आता है, एक तरफ दे देगा अमात्य से ये सब पद दे देगा और दूसरी तरफ दे देगा ये किस कार्य से संबंधित है, तो ये मैचिंग करने के लिए आता है बहुत सारे पेपर में, मतलब आईएएस के पेपर में बहुत कई बार आए हैं। तो पेशवा पद प्रधानमंत्री हुआ करता था, अमात्य पद फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री हुआ करता था, सुमंत का पद जो है वो FM फिर से लिखा हुआ है यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था, विदेश मंत्री सुमंत। एक था चिटनिस। चिटनिस एक पद हुआ करता था शिवाजी के समय में, उसके बाद भी। हालांकि जब साहू जी ने 1713 में जब पेशवा के पद को ज़्यादा मजबूत कर दिया था, ये सब पद ज़्यादा मतलब उसके अंडर में कंट्रोल में आ गए थे पेशवा के, लेकिन पद लगभग बने रहे थे। तो चिटनिस वाला जो पद था उसको बोलते हैं जो संचार विभाग होता था, सूचना विभाग होता था, उससे। इंग्लिश में भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भारत सरकार है उसमें एक मिनिस्ट्री होती है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी सूचनाओं के संग्रहण, सूचनाओं को भेजना, ये सब काम करते थे चिटनिस। एक था सेनापति। डिफेंस मिनिस्टर लिखा हुआ है, यानी कि पूरे डिफेंस के रक्षा प्रणाली का दारोमदार सेनापति के ऊपर हुआ करता था। एक था न्यायाधीश यानी जुडिशियरी, न्याय का काम करते थे। सबसे ऊपर न्यायिक अधिकारी खुद शिवाजी हुआ करते थे, उसके नीचे 1-2 मतलब कुछ न्यायिक अधिकारी भी हुआ करते थे अगर कोई दिक्कत हुआ, यानी न्यायाधीश को मिला के हाई कोर्ट के तरीके से थे। अगर कोई मामला नहीं सुलझता है तो शिवाजी के पास भी जाया जा सकता था, वो अंतिम रूप से न्याय देते थे, वो माना जाता था। एक पद था पंडित राव। ये CM लिखा हुआ, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कल्चरल मिनिस्टर, यानी कि पूजा पाठ करवाना, दान दक्षिणा देना, सांस्कृतिक काम करवाना, ये सब काम था पंडित राव का। और एक पद होता था वाक्यानीस। वाक्यानीस एक पद था, ये गुप्तचर विभाग या सूचना विभाग का अध्यक्ष होता था। तो ये 8 पदों का एक मंत्री समूह था जिसको अष्टप्रधान बोलते थे। तो यहाँ पर जा करके ये पूरा समाप्त हो गया है। लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड वेलेस्ली की विस्तार नीति के बारे में समझाइए, उसका अध्ययन करेंगे। और ये सब समझ में आ गया है कि मराठा के बाद जो है अंग्रेज़ों का पूरा भारत पे कब्जा हो गया। और 1830 में जो है 1830, 29-30 जब लॉर्ड विलियम बेंटिक थे तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के अधिकार के क्षेत्र में, सती प्रथा क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन रॉय बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तरह तरह के लोग समाज सुधारक एक्टिव थे। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ तो इसी में क्लियर हो गई हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, लेकिन फिर भी छोटे मोटे वीडियो में एक बार देख लेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से इतना ही। इसके बारे में आपकी जो राय है वो आप बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को प्रसारित कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नमस्कार, जय हिंद।